हरिओम, नमस्ते, सुप्रभातम सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे मित्रवत शिक्षक बंधु एवं अभिभावकगण और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। तो आज का विषय मुख्यतः शिक्षकों के लिए एवं अभिभावकों के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को आज मैं समझता हूँ आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी शिक्षण काल से अभी तक ये जो शिक्षा आयोग है, न्यू शिक्षण पॉलिसी जो बनी है, बहुत कोशिश किया गया, बहुत जगह से समझाया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण मुझे कभी समझ में नहीं आई। तो जब मैंने नेट का तैयारी कर रहा था उस समय जब व्यापक अध्ययन किया तो मुझे कुछ इसका समझ में आया। तो उस आधार पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो इसके पृष्ठभूमि में पहले से कुछ जो आयोग हैं, मुख्य आयोग, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो आज़ादी के बाद प्रमुख शिक्षा क्षेत्र में जो समितियां बनी, आयोग बनी, उनमें सबसे पहले तो राधा कृष्णन आयोग था, जो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है 1949 में। तो वे विश्वविद्यालय से संबंधित इन्होंने अपना सिफारिश पेश की। लेकिन आज़ादी के बाद जब माध्यमिक शिक्षा की विषय आया तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53 के बीच में गठित की गई। 1952 में गठित की गई और 1953 में इसका सिफारिश आया, रिपोर्ट आ गया। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो मुदलियर आयोग के नाम से जाना जाता है। और मुदलियर एक तरह का दक्षिण भारत का उपाधि है, खास करके तमिलनाडु का, जिसका अर्थ होता है प्रथम व्यक्ति या वहाँ का क्षेत्रीय स्तर पे सर्वोच्च व्यक्ति। तो मुदलियर एक उपाधि था और इनके नाम पे ही, इनके उपाधि के नाम पर ही इनका नाम पड़ा मुदलियर आयोग, जो 1952 में गठित हुआ, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में गठन किया गया। ये जो आयोग गठित की गई, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। कुछ लोग मुदलियर आयोग भी बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता मुदलियर के नाम से है। तो गठन किया गया 1952 में और इसने 29 अगस्त 1953 को रिपोर्ट सौंपी। कब रिपोर्ट सौंपी मुदलियर आयोग ने? 1953 को। और 1952 में गठन हुआ था 23 सितंबर को, और 29 अगस्त 53 को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। तो उन्होंने मुख्य विषय इससे संबंधित रखा था 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्षों उन्होंने रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य था बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न टाइप्स का हो, जैसे कि हो सकता है व्यवसाय परक विद्यालय हो, ITI का हो, या मॉडल स्कूल हो, विशिष्ट विद्यालय हो। इस तरह का बहुउद्देशीय विद्यालयों का इसमें उन्होंने सिफारिश की थी। 7 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा, जिसमें एक बहुउद्देशीय विद्यालयों की संरचना, और तीसरा था जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम तो जो है वो तो है, लेकिन एक नया इसमें इंट्रोड्यूस किया गया माध्यमिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। और शिक्षा का जो भाषा था वो मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश की थी। इन्होंने भाषा से थोड़ा सा सोचा, जो अपनी भाषा होगा बच्चों का, क्षेत्र का, तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा जैसी सिफारिश की।
ये सिफारिश होने के बाद शिक्षा संरचना जो बन गई 11 से 17 वर्ष की आयु के लिए, ये शिक्षा का संरचना इन्होंने किया था 11 से लेकर 17 वर्ष की आयु के लिए, 3 वर्ष माध्यमिक के लिए और 4 वर्ष उन्होंने किया था उच्च माध्यमिक के लिए। तो 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष उच्च माध्यमिक के लिए। तो इनका काम जब ये संक्षेप रूप में समाप्त हुआ तो फिर मैंने सोचा जो अब इसके बाद वाला जो दूसरी आयोग है वो कोठारी आयोग के नाम से प्रसिद्ध है और सभी लोग शिक्षक बंधु हम लोग जानते हैं जो कोठारी आयोग को, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका भी नाम दिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग, लेकिन कोठारी आयोग के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ 1964 में। इसका गठन हुआ 1964 में कोठारी आयोग। अब कोठारी आयोग से संबंधित यदि हम लोग चर्चा करें तो समझना पड़ेगा कोठारी कौन थे। तो ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कुछ लोग दौलत राम कोठारी भी बोलते हैं, कहीं कहीं मैंने सुना है दौलत राम कोठारी, लेकिन वास्तविकता है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिन्होंने 1964 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्षता की और 1966 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 64 में गठन हुआ, 66 में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की। कौन? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब दौलत सिंह कोठारी कौन थे? तो ये बहुत बड़े एजुकेनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे और साइंटिस्ट भी थे और रक्षा विज्ञानिक भी थे। तो ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे दौलत सिंह कोठारी। तो इसके बाद 1961 से 72 तक यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। ये दौलत सिंह कोठारी अंत में 1961 से लेकर के 72 तक यूजीसी के अध्यक्ष रहे। तो ये उनकी परिचय के रूप में है। अब मैं बात करता हूँ प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1968 में, जैसे 66 में आया था आपका कोठारी आयोग, तो ठीक 2 वर्षों के बाद सुझाव आया जो नहीं, इसमें और परिवर्तन की जरूरत है शिक्षा क्षेत्र में। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली NEP उस समय लागू हुआ, जिसके लागू करने वाले व्यक्ति में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को उन्होंने आरंभ किया था। तो ये प्रथम था। द्वितीय बार जो द्वितीय हुआ वो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी। जो द्वितीय था, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी तो था देश के लिए 1986 में। तो NEP, इनको भी लोग NEP के नाम से ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये NEP है नहीं। आप यहाँ पे अंतर समझिए। ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन इसके नाम में अंतर है। NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। 2 चीज में आप समझ जाएंगे जो क्या डिफरेंस है। जो अभी है वो NEP है, लेकिन जो द्वितीय था वो NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसको लागू किया और उन्होंने इस विषय पर में चर्चा की जो एजुकेशन बेस्ड हो। कंप्यूटर उन्हीं का लाया हुआ चीज़ है जो आज हमारे देश में कंप्यूटर की इतनी कह सकते हैं, जो तकनीकी शिक्षा की इतनी विकास हुआ है, उसका प्रथम योग यदि संयोग कहें या योग कहें या उनकी भूमिका कहें तो ये जाता है आपका स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को विकसित करने का सुझाव दिया था और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने ही 1986 में, जो द्वितीय यानी कि सेकंड एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, जिसको हम NPE, मैं फिर दोहराता हूँ, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। और जो थर्ड बार बना है उसका नाम है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चर्चाएं हुई है 4-5 वर्षों में,
लेकिन वास्तविकता समझ में कम आता है, तो समझाने वाले या समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो इस पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 1917 ईस्वी में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति 1917 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का NEP 2020 का गठन हुआ, और ये गठन हुआ 17 में और लागू हो गया, आपको सिफारिश पास की उन्होंने 2020 में, लेकिन लागू होते होते 2022 हो गया, मतलब 2022 से ये लागू हुआ। तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो 5+3+3+4, इसकी जो संरचना थी एजुकेशन का वो 5+3+3+4, मतलब था 3 3 6 या 4 10 5 15 वर्षों का इनका संरचना था एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन तक में इनको 15 वर्षों तक रखा गया था। तो ये फर्स्ट स्टेज को उन्होंने फाउंडेशन स्टेज कहा, जो 5 वर्ष का था वो उनको फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं पे बाल वाटिका, बाल शिशु वाटिका ऐसा नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, 3 वर्षों का बच्चों का एडमिशन होता है, जो फाउंडेशन कोर्स होता है 5 में, और इसमें खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो खेल खेल के माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है, इसको लोग वास्तव में समझते नहीं हैं। मान लीजिए आपको कोई गेम करवा दें, उसमें टेबल्स को हम लोग बच्चों को सिखा दें। एक पहले बच्चे को बोलेंगे 2 1 जा 2, दूसरे को बोलेगा 2 2 जा 4, तीसरे बोलेगा 2 3 जा 6, चौथे बोलेगा 2 4 जा 8। तो ये 10 टीम को रहेगा, तो 10 टीम मिलकर के ये 2 का टेबल याद कर लेगा अपने खेलते खेलते, और उसके बाद पीठ थपथपाने वाला गेम होता है। इस तरह से विभिन्न खेल के माध्यम से बच्चों को जो फाउंडेशन कोर्स होता है 5 वर्षों का, उसको कंप्लीट किया जाता है। 3 वर्ष इसमें 3 वर्ष के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। लेकिन इसका क्या होता है, एक्टिविटी भी होता है। खेल खेल में तो शिक्षा है ही, लेकिन एक्टिविटी भी होता है, और बिना एक्टिविटी का तो बच्चे मज़ा नहीं करेंगे। तो खेल में मज़ा करते हैं, एक्टिविटी में मज़ा करते हैं, और ड्रेस का भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आजकल के शिक्षा व्यवसायी शिक्षा को व्यवसाय बनाए हुए हैं, और उन्होंने ड्रेस कोड लागू किया है। अच्छी बात है ये भी एक तरह से, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है जो ड्रेस कोड हो फाउंडेशन कोर्स में। 5 का जो फर्स्ट 5 इयर्स का जो स्टेज है, 3 साल में एडमिशन, और उसका 3 साल में एडमिशन होने के बाद UKG LKG से आपका 1 इसमें आपको 1 तक आ जाता है। इसके बाद दूसरी जो चरण आता है वो सेकेंडरी आता है। तो सेकेंडरी स्टेप में को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। एक चीज़ में छूट गया, जो ये फाउंडेशन स्टेज होता है 5 वर्षों का, उसमें नो एग्जाम भी नहीं है, लेकिन लोग एग्जाम लेते हैं। गार्जियन समझते हैं जो एग्जाम जरूरी है, परसेंटेज जरूरी है, बच्चों का रैंक जरूरी है, इसलिए इस तरह के लोग प्रचलन में अभी विद्यालय में हुआ है। लेकिन कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, वास्तविकता में कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए फाउंडेशन में। तो मैं क्षमा चाहूँगा। फिर दूसरा स्टेज आता है जिसका नाम है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। ये सेकंड स्टेज होता है, 3 इयर्स के लिए होता है प्रिपरेटरी स्टेज। तो इसमें प्रारंभिक अवस्था का शिक्षा होता है, जो क्लास 3 4 5 के लिए, क्लास 3 4 5। तो नर्सरी KG 1 2 ये चला जाता है आपका 5 में, और 3 जो आता है उसमें आ जाता है क्लास 3 4 5। ये जो सेकंड स्टेज है क्लास 3 4 5 के लिए होता है, और इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं या प्रारंभिक अवस्थाएं बोलते हैं। तो इसमें क्या बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को ये सिखाया जाता है हाउ टू लर्न कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। यदि हम लोग किसी चीज़ का फोर्स के बारे में बात करें तो पुश एंड पुल, कोई चीज़ को ठेलते हैं या खींचते हैं तो वहाँ फोर्स लग जाता है, तो इसको कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है इस तरह से। तो ये एक तरह का हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉलिसी या कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जो प्रिपरेटरी स्टेज में सेकेंड स्टेज में आता है आपका। और इसमें क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन होता है।
एजुकेशन नॉन फॉर्मल नहीं, फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। इसमें लर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड भी होता है, और लैंग्वेज इसमें त्रिभाषा में रखा गया है। 2 भाषाएं जो है, एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। एक तो मातृभाषा होना ही चाहिए, दूसरा क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, और एक इंग्लिश रख सकते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र इसमें रखा गया है, अन्य विषय तो है ही। तो ये आपका सेकेंड स्टेज हो गया 5+3 का। तो जो दूसरा स्टेप, उसको फिर से मैं दोहराता हूँ, प्रिपरेटरी स्टेज, और फर्स्ट हो गया फाउंडेशन स्टेज। और थर्ड में जो आता है वो आता है आपका व्हाट टू लर्न, यानी कि मिडिल स्टेज। व्हाट टू लर्न कॉन्सेप्ट तो सीखें, लेकिन व्हाट टू लर्न, क्यों और कैसे सीखें कॉन्सेप्ट को, और क्यों सीखें ये भी आता है प्रश्न। तो ये मिडिल स्टेज में आता है क्लास 6, 7, 8 के लिए। तो इसमें क्या होता है, ऑल फाउंडेशन सब्जेक्ट आ जाता है, मैथ्स आएगा, साइंस आएगा, SST आएगा, और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्यों, एप्लीकेशन क्या है, इसमें सब कुछ निहित हो जाता है आपको क्लास 6, 7, 8 में। और एक कंप्यूटर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कोडिंग के साथ। आजकल कोडिंग तो बहुत मायने रखता है, तो ये कोडिंग पढ़ाते नहीं है कंप्यूटर के नाम पे विद्यालय में। कंप्यूटर का IT का बुक लगा दिए हैं, लेकिन कोडिंग पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, न पढ़ाते हैं। तो ये भी है, इसमें कंप्यूटर और कोडिंग का इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्लास 6, 7, 8 में। इसके बाद रहता है इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में कोई सब्जेक्ट डालना पड़ता है। जैसे सिलाई के लिए हो गया, उस तरह से आपको कढ़ाई के लिए होगा, उस तरह से मूर्ति कला हो गया, इस तरह का मान लीजिए कोई ITI के जैसा कुछ कोर्स हो गया। मतलब इस तरह का व्यावसायिक कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और लैंग्वेज में भी इसमें 3 लैंग्वेज रखा गया है, संस्कृत, हिंदी रीजनल लैंग्वेज, और इंग्लिश। तो ये व्हाट टू लर्न कॉन्सेप्ट ये स्टेज 3 का है। तो मैंने आज जो पढ़ाया है 5+3+3 मतलब 3 स्टेज पढ़ा दिया। फाउंडेशन पढ़ा दिया, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज पढ़ा दिया, मिडिल स्टेज पढ़ा दिया, और इसके बाद यदि पढ़ाऊँगा 2-3 स्टेप तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं दूसरे भाग में इसको पूर्ण करना चाहूँगा, चौथा स्टेज और 5वां स्टेज के बारे में। तो आप लोगों को कमेंट करना चाहिए जो आपको समझ में आया या नहीं आया, या क्या परेशानी हुई। तो मैं समझता हूँ जो आप लोग अच्छे तरह से कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, और हो सके तो सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सुझाव देंगे, तो मैं आगे कुछ और करने के लिए या कुछ सुधार करने का कोशिश करूँगा। आज का दिन मंगलमय हो सभी को, और धन्यवाद। और मैं कुछ कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ये इसमें कंटेंट मैं आगे बता रहा हूँ।